थैंक यू सो मच मेजर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या सिचुएशन है इस वक्त कोरोना की इंडिया में, और आप कहाँ पे हैं और कैसे आपके दिन और रात कैसे गुजर रहे हैं? अदर साहब, ऐसा है कि इंडिया में तो सिचुएशन ये है कि थोड़ी सी जितना हम होप कर रहे थे उससे हल्की सी बेहतर हो गई है। क्योंकि बहुत अर्ली लॉकडाउन कर लिया था और काफी हद तक हिंदुस्तान में एक्चुअली काफी लोग ये समझ नहीं पाते कि बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है। सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं इसको, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि 130 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। और सब आप जानते ही हैं, मुल्क छोटा हो या बड़ा, सारे लोग एक जैसे नहीं सोचते, सबकी अपनी अपनी राय है। और हिंदुस्तान में तो शोर बहुत है, फिर मतलब ये कुछ बोलता है, ये कुछ बोलता है, तो सबको एक लाइन पे लाना मुश्किल है। लेकिन हमने अच्छा करा कि शुरू शुरू में ही हमने ये डिसीजन ले लिया कि लॉकडाउन करो, तो उससे थोड़ा सा फायदा हो गया हमको। ट्रेंड सोल्जर ऑब्वियसली आप यू आर बेटर इक्विप्ड देन ए सिविलियन, के डिसिप्लिन भी आप हैं, आप हुकूमती हदायत पे भी अमल कर लेंगे। सो फॉर यू मे बी आम बंदे की हाँ जी, वो हाँ वो हमें हमें फौज में कहता है ना कि राय नहीं होती, हुक्म होता है। अब हुक्म अपनी राय होता नहीं है, हो हुक्म होता है, तो हमें हुक्म मिला, हम चुपचाप बैठ गए। अभी बस स्टूडियो जी। से घर, घर से स्टूडियो, बस वो मास्क लगा कि यही करना है हमने। पूरी दुनिया में कोरोना जिस तरह है और हर जगह पे उससे लोग परेशान भी हैं, इंडिया में कोरोना पहुंचा तो आपने कोरोना को मुसलमान बना दिया, और उसको जी, उसको जवाब बना के आप लोगों ने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो मुस्लिम्स का नहीं, इसमें क्या है कि तबलीगी जमात का ज्यादा मामला है। कि तबलीगी जमात वालों ने क्या करा कि हजारों की तादाद में ये लोग जमा हुए। और उस समय हम भी ये सोच रहे थे कि कोरोना वायरस ये है क्या, क्योंकि इंडिया में जैसे अभी, अमेरिका में तो अभी तक समझ नहीं आई, वो ट्रंप अभी भी कंफ्यूज है बेचारा कि क्या करना है। यहाँ पे क्या हो गया अतर साहब, कि इंडिया में फिर वो लोग जब वहां से भागे, तो उनका जो मौलाना साद, जो उनका हेड है निजामुद्दीन मरकज का, वो गायब हो गया। उसकी 2-3 रिकॉर्डिंग सामने आई। मैं आपको बताता हूँ इसकी इब्तिदा कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई। मौलाना साहब सामने आया तो उसने लोगों को बोला कि साहब, मस्जिद एक पाक जगह है, और अगर आपकी डेथ भी हो जाती है यहाँ पे, तो आप मस्जिद के अंदर मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खुद वो भाग गया, खुद आइसोलेशन में चला गया, क्वारंटीन में चला गया, अपना इलाज विलाज उसने फिट करवा दिया। पे हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है अतर साहब, वो चाइना से ज्यादा है। एज फार एज पॉपुलेशन डेंसिटी इज कंसर्न, आई थिंक इंडिया की दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो आप सीधा अस्पताल जाइए और सेल्फ क्वारंटीन हो जाइए। सब बातें सही होंगी, लेकिन इसको बहाना बना के इंडिया में तो करोड़ों मुसलमान आबाद हैं और पाकिस्तान से जी, ज्यादा मुसलमान आबाद हैं, तो पूरी जी, एक आबादी के सेक्शन को उसका इल्जाम देना चाहिए। यहां तक कि अब ओआईसी जो 3 मुसलमान मुल्क हैं, उन्होंने भी इंडिया से मुतालबा किया है कि मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, इस पे आप नजरसानी करें। तो यकीनन जी। सब लोग तो गलत नहीं हो सकते मेजर साहब। है कि सरकार ने कभी ये नहीं बोला कि सारे के सारे मुसलमान गलत हैं। ऐसा आपको मोदी का या अमित शाह का या किसी भी बड़े लीडर का, राइट, हिंदुस्तान में भी लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में लोग हैं, अमेरिका में लोग हैं, जो एक व्यू फॉलो करते हैं, जो सोशल मीडिया पे जिनकी फॉलोइंग है, और जो कह देते हैं कि साहब ये मुसलमान फैला रहे। आपको गवर्नमेंट का ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि गल्फ में, मैं आपको बताता हूं, ये लोग भी ना मुनाफिक लोग हैं, ये गल्फ वाले ना, मिडिल ईस्ट वाले मुनाफिक लोग हैं। आप लोग कहते हैं रब्बुल आलमीन कहते हैं, है ना, इन्होंने रब्बुल मुस्लिमीन बना दिया। कैसे? जब दूसरी कोई रिलीजन का बंदा खतरे में होता है, कभी अपनी आवाज नहीं उठाते। फिर ये कहते हैं इस्लामोफोबिया हो गया। अब एक बात आपके पाकिस्तान का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि मुस्लिम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इमरान खान को, आपने भी सुना होगा। मुस्लिम ऑफ द ईयर का आया था, पिछले साल मिला था, इस साल मिला था। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। ये मुस्लिम ऑफ द, आपने कभी सुना है हिंदू ऑफ द ईयर? समय नहीं होगा इसमें, ना ये टॉपिक है, बट कभी हम लोग एक वीडियो करेंगे आपके साथ, ये पूरा इसको मैं जोड़ूंगा सीए के मसले से। बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था पाकिस्तान में, बड़ा बोला था। उसका आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स भी भिजवाए थे और वो डॉक्यूमेंट्स मैंने पढ़े भी हैं, तो उसके ऊपर हम पूरा एक करेंगे सेशन, ताकि जो है बिल्कुल, बिल्कुल। क्लियर नहीं हो क्लियर हो। अच्छा, यहाँ पे आपने जी, जिक्र किया कि ये मिडिल ईस्ट की जो अरब रियासतें हैं या मुसलमान रियासतें हैं, ये इसको स्टेयर अप करने की कोशिश कर रही हैं। मसला ये है कि अगर हम हिंदुस्तान के अंदर देखें, तो वेस्ट बंगाल को सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लेटर गया, जो नोटिफिकेशन गया कि वहां पे कर्फ्यू नाफिज किया जाए और उन एरियाज में जहां पे मुसलमान ज्यादा हैं, तो ममता बनर्जी ने भी उसको, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, पाकिस्तान के लोगों के लिए बताऊंगा जो वजीर आला है वहां की, उन्होंने भी उस पर जो है बड़ा एहतजाज किया। तो ये नहीं है कि जी। सिर्फ बाहर के लोग कर रहे हैं, इवन के इंडिया के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। ये लेटर, अगर ये लेटर में ये लिखा है कि मुसलमानों को क्वारंटीन करो और उनको बंद कर दो, ये मोदी सरकार ने सिर्फ वेस्ट बंगाल में क्यों भेजा?
उनसे कहीं ज्यादा मुसलमान, इतने ही तो मुसलमान केरला में भी हैं। केरला में, साउथ इंडिया में बहुत मुसलमान है, तमिलनाडु में बहुत मुसलमान है। हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे मुसलमान नहीं है? अब मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूं। प्रॉब्लम यह है कि ममता बनर्जी और इसके पहले जो लेफ्ट विंग की रेजिम थी वहां पे, बांग्लादेश का बॉर्डर लगा है, राइट? और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो जंग हुई थी, 1971 की जंग हुई थी, जिसमें बांग्लादेश बना था ईस्ट पाकिस्तान, उसमें सबसे बड़ा एक ये भी कारण था कि वहां से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, जो कि इलीगल एलियंस हैं वहां पे, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। और यहाँ पे ये हो सरकारों ने सकता क्या है कर रखा है? कि इनमें वो लोग भी हों जो मुक्ति बानी आप लोगों ने तैयार करके भेजी थी। ये बहुत सारे इश्यूज तो बहुत अरसे से इंडिया में भी हैं, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं कि ये सारी चीजें सरफेस पे आ रही हैं। लिंचिंग इंडिया में हुई, इस्लामोफोबिया फैला, वर्ड्स लाइक कोरोना जिहाद ट्रेंडिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और इतना ये जो नफरत का एटमोस्फेयर है, लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ वोट लेने के लिए जो जो डिवाइसिव किस्म की पॉलिटिक्स खेली है, ये इंडिया की, आपके अपने मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अगर साहब, दो बातें हैं। कोई मोदी का एक बयान दिखाए, कोई भी बयान, मोदी का एक बयान दिखाए। हो सकता है कुछ लोग हैं बीजेपी में बेवकूफ टाइप के जिन्होंने अहमकाना बयान दिए होंगे, एंड आई बिलीव वन और टू शुड बी टेकन टू टास्क। मतलब मैं इसमें कोई वर्ड्स मिन्स नहीं करूंगा। मोदी साहब ने एक बयान दिया हो, एक बड़ी फेमस उनकी स्पीच है जहां पे अजान है पीछे से, उन्होंने स्पीच रोक दी, बोला अजान चल रही है, अजान खत्म होने के बाद खड़े रहे चुपचाप, पूरी भीड़ खड़ी रही 5 मिनट, अजान खत्म हुआ तब उन्होंने स्पीच दी। की बात समझ रहा हूं, पर इल्जाम यह है कि मोदी जी ने खुद तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अपनी वोटर बेस को अपीज करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने गुजरात में किरदार अदा किया कि एडमिनिस्ट्रेशन को रोक लिया कि हंगामों को जाके ना रोको, तो वो खुद तो कुछ नहीं करते, पर उनको, उनकी जो वोटर बेस है वो जो हरकतें करती है, मोदी जी उसको रोकते नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया, बरतानिया ने मोदी जी पे पाबंदी लगा दी थी जब वो वजीर आला थे गुजरात के। तो कुछ ना कुछ तो है ना मोदी जी में। अब तो ऑब्वियसली वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो अमेरिका भी आपका दोस्त बन गया और बरतानिया भी दोस्त बन गया, बड़ी इकोनॉमी है आप। नहीं साहब, मैं बताता हूं आपको। 2012 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें यह बोला था कि, मैं आपको इसमें ना कभी ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं कहना चाहता, बट सच्चाई कुछ अलग है। अच्छा चलिए बता ही देते हैं साहब, क्या दिक्कत है, इतनी पुरानी बात है क्या? देखिए साहब, अतर साहब देखिए, ऐसा है, बात यह है कि मोदी जी जब पहली बार एमएलए बने थे ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात, पहली बार एमएलए बने थे, वो पहली बार एमएलए बन के ही चीफ मिनिस्टर बन गए। जब पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते ही प्राइम मिनिस्टर बन गए। देखिए, तो बंदे की किस्मत लेकर आया, उसका हो गया ऐसे, और हिंदुस्तान जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में बनना। देखिए, जब ये दंगा शुरू हुआ था ना, 2002 गोधरा की बात कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुई थी वहां पे, बात ये थी कि वहां पे मोदी ने सेकंड डे या थर्ड डे पे ही कॉल्ड आउट द आर्मी। ही सेड कि जी क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूं। ये इंटरनल पावर स्ट्रगल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बीजेपी है, बीजेपी बिलीव्स इन हिंदू नेशनलिज्म। बीजेपी का कॉन्सेप्ट है मोदी जी देखें, मोदी जी भी तो उसी नर्सरी से गुजर के आए ना, जो नजरियाती, जिसको आइडियोलॉजिकल नर्सरी कहते हैं, आरएसएस और उनसे बहुत करीब है। तो एक बंदा जब पूरे सिस्टम से गुजर के आए, तो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर वो चीजें रह जाती हैं। उनकी पहचान तो वही है ना। अब लिबरलिज्म तो मोदी का पहचान नहीं है। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मोदी साहब एक नर्सरी से गुजर के आए हैं, ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, और उनकी सोच ओवरनाइट नहीं बदल सकती, ये भी आपकी बात वाजिब है। लेकिन अभी तक एक बात बताइए, मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, मोदी ने ऐसा क्या करा जो एंटी मुस्लिम है? देखें, लोग उसका आर्ग्यूमेंट लोग ये दे रहे हैं कि जो इस वक्त भारत की स्ट्रीट्स पे हो रहा है, और इंटरनेशनली द इकोनॉमिस्ट क्या लिख रहा है आपके बारे में, आप खुद देख रहे हैं, इंटरनेशनल प्रेस क्या लिख रहा है। इंडिया यूज्ड टू बी द डार्लिंग ऑफ वेस्टर्न प्रेस, और पाकिस्तान यूज्ड टू बी द बैड बॉय जो हमेशा गलत हरकतें करता था। अब क्या हुआ है कि ऑल ऑफ सडन हर जगह पे इंडिया की नेगेटिव जो चीजें हैं वो सामने आ रही। तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग समवेयर मेजर। देयर इज समथिंग रॉन्ग। आपने बिल्कुल सही जगह नब्ज दबाई है। मैं आपको बताता हूं व्हाट इज रॉन्ग। एक हमारा सेक्शन है मीडिया का, लेफ्ट लिबरल मीडिया का है, जिसको पुरानी सरकारों ने बहुत पाल पोस के, जो सरकारों को हम लोग इंडिया में कहावत है, हिंदुओं में खासतौर से कामधेनु गाय बोलते हैं, जो हर समय जिसको कहते हैं पैसा निकलता रहता है, दूध निकलता रहता है।
दैट इज हाउ दे वर नर्चर्ड, पीपल ऑफ द प्रेस। इनको पसंद नहीं आते मोदी जैसे लोग। मोदी जैसे लोग साहब इनको हजम नहीं होते। मैं बताता हूं, आपने आइडियोलॉजी की बात करी, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करी। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 10 मीटिंग में गया हूं, मैं बोलता हूं आपको, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैंने 10 बार उनकी मीटिंग्स में लेक्चर दिया और एक बार मैंने वहां पे किसी भगवान की फोटो नहीं देखी, मैंने एक बार हिंदू धर्म का चर्चा नहीं देखा। अब मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या है, आरएसएस है क्या। ये आपके जो पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आरएसएस है क्या। आरएसएस, दे हैव अ डेफिनेशन ऑफ इंडिया। आप किसी भी आरएसएस की मीटिंग में जाएंगे, भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ते। जो हमारे हिंदुओं के भगवान हैं, राम हैं या शिव जी हैं या और भी हमारे भगवान हैं, उनके सामने आरएसएस वाले हाथ नहीं जोड़ते। दे वर्शिप इंडिया। आप किसी भी आरएसएस के बड़ा फंक्शन में जाएंगे, इंडिया का मैप जिसको अखंड भारत बोलते हैं, जिसमें शामिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो एक जमाने में हुआ करता था, अखंड भारत, ये अखंड भारत के सामने माथा टेकते हैं, जिसको कहते हैं सजदा करना। ठीक, अच्छा, वो आरएसएस यही चाहती है ना कि जो पार्टीशन हुई मदरलैंड की या जो इंडिया की, उसको अब किसी तरीके से रिवर्स किया जाए। क्या आरएसएस ये चाहती है कि आपने खुद अभी कहा कि उनका जो नक्शा है अखंड भारत का जो ख्वाब है, तो अभी भी उनकी यही है, उनकी मेन पॉलिसी यही है कि हम अखंड भारत वापस देखना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हो और अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हो। देखिए, जहां तक अखंड भारत की बात है, इट इज नॉट जस्ट द आरएसएस, अ लॉट ऑफ इंडियंस बिलीव इन अखंड भारत। इसका मतलब ये नहीं कि कल हम लाहौर पे चढ़ दौड़ेंगे या हम काबुल पे अपने टैंक भेज